नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आनंद त्यागी। जोधपुर में वो हुआ जो होना नहीं चाहिए था। एक बार फिर करौली जैसी हिंसा हुई और सवाल ये कि आखिर ये साजिश किसने रची है। झंडे और लाउड स्पीकर को लेकर शुरू हुआ हंगामा नमाज के बाद झड़प में तब्दील हो गई। चारों तरफ हो हंगामा, लाठियां भांजती पुलिस। तस्वीरें राजस्थान के जोधपुर की हैं, जिसे एक बार फिर करौली बनाने की कोशिश की गई। पथराव की खबरों के बाद पुलिस ने मौके पर मोर्चा संभाला तो नौबत लाठी चार्ज किया गई। आंसू गैस के गोले भी दागे गए। हिंसा के बाद राजस्थान की गहलोत सरकार हरकत में आई। जोधपुर में बवाल शुरू हुआ तो चारों तरफ कोहराम मच गया। जैसे उपद्रवियों का कोई मजहब नहीं होता, वैसे ही यहाँ भी किसी बवाली का कोई मजहब नहीं था। गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। ये देखिए, ये गाड़ी पुलिस की है, इसे भी उपद्रवियों ने नहीं छोड़ा। इसके शीशे तोड़ दिए गए। बवालियों ने तोड़फोड़ कर करीब 2 दर्जन से भी ज्यादा गाड़ियों को तहस नहस कर डाला। जोधपुर में उपद्रवियों की कारगुजारियों की दूसरी तस्वीर देखिए। चारों तरफ शीशे के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। एटीएम में तोड़फोड़ की गई। उपद्रवियों ने पत्थरबाजी कर 2 एटीएम की कांच तोड़ डाले तो पुलिस ने लाठी भांजकर भीड़ को खदेड़ दिया। धो धो कर जलती रही बाइक। थोड़ी देर बाद कुछ लोग मौके पर पहुंचे और बाइक में लगी आग को बुझाने की कोशिश करने लगे। तस्वीरें जोधपुर की है, जब झंडे और लाउड स्पीकर को लेकर शुरू हुआ हंगामा थमा नहीं और आग विधायक के घर तक पहुंच गई। बीजेपी विधायक सूर्यकांत व्यास के घर के बाहर उपद्रवियों ने बाइकों को आग लगा दी। पुलिस ने उपद्रवियों से निपटने के लिए जमकर लाठियां भांजी। पुलिस ने अब तक 2 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जोधपुर में झड़प के बाद कल रात तक कर्फ्यू लगा दिया गया। इस वक्त की अहम खबर ये, 10 इलाकों में कल रात 12 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया। जोधपुर के 10 इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई। जोधपुर हिंसा केस में अब तक 97 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 10 इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया। धारा 144 लागू कर दी गई। जोधपुर हिंसा केस में वीडियो एविडेंस के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है और उसी जांच की बिना पर 97 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है और कल रात तक के लिए जोधपुर के 10 अलग अलग इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया। लेकिन जोधपुर हिंसा के बाद एक सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं जिसमें जोधपुर हिंसा के गुनाहगारों का बच पाना मुश्किल। आप वो वीडियो देखिए जिसमें नकाबपोश उपद्रवियों ने हिंसा की आग को बीजेपी विधायक के घर के पास तक पहुंचा दिया। जोधपुर हिंसा का सीसीटीवी वीडियो, गौर से देखिए इस वीडियो को। हाथों में तलवार, चेहरे पर नकाब, अपने एक साथी के हाथों से दूसरा उपद्रवी तलवार अपने हाथों में लेता है और आगे बढ़ जाता है। ये सीसीटीवी वीडियो जोधपुर के सुरसागर के विधायक के घर के बाहर का है। जब उपद्रवियों ने तोड़फोड़ किया, विधायक सूर्यकांता व्यास के घर पर हमला किया गया। सीसीटीवी फुटेज में उपद्रवी मौके पर पत्थरबाजी करते नजर आ रहे हैं। हाथों में तलवार और लाठी डंडे भी नजर आ रहे हैं। जिस वक्त विधायक के घर पर हमला हुआ उस वक्त वो वहाँ मौजूद नहीं थी। हमले के बाद विधायक सूर्यकांता व्यास के घर समर्थक जुट गए। जोधपुर हिंसा का एक और सीसीटीवी फुटेज देखिए। हाथों में हथियार, किसी के पास रॉड, किसी के पास लाठी तो किसी के पास बैग। सभी उपद्रवी जोधपुर की गलियों में भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी ही देर बाद गली में खड़े एक स्कूटर पर हमला बोलते हैं और पूरी तरह से उसे तोड़ डालते हैं। पहले एक उपद्रवी स्कूटर को निशाने पर लेता है, फिर दूसरा अपनी बैट से उसे तोड़ डालता है। इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस उपद्रवियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। रात को दंगा हुआ था सर, उस टाइम तो शांति हो गई थी, लेकिन पत्थर हुआ, आंसू गिर के गोले छूटे, पुलिस ने कंट्रोल कर लिया। लेकिन सुबह नमाज अदा होने के बाद में ये लोग पूरे निकल गए। उसके बाद में कुछ उत्पादी लोग जो यहाँ तोड़-फोड़ कर दी, 25 कारों के कार तोड़ दिया। काकरिया बिल्डिंग के सामने बख्तर मस्जिद का बाग है, यहाँ पे इन्होंने तोड़-फोड़ की, कम से कम 25 गाड़ियों के कार तोड़ दिए। मेरा नाम प्रेम प्रकाश शर्मा, पीपी शर्मा,
ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से। देखिए पत्थर जो हैं वो अभी भी पड़े हुए हैं। अब हम वहां पर चल रहे हैं जहां पर एटीएम को अपना निशाना बनाया गया। जाहिर तौर पर यहां से अगर बात किया जाए तो 500 मीटर की ये दूरी है। ये पूरी सड़क जो आप देख रहे हैं ये पूरी तरीके से रात के वक्त बताया जा रहा है कि तमाम उपद्रवी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। तमाम उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। कितने बजे के आसपास की ये घटना है? 9 बजे के आसपास की। अच्छा, 9 बजे के बाद में यहाँ 25 कारों के कांच तोड़ दिए, एटीएम को तोड़ दिया, बहुत नुकसान हुआ। पब्लिक आई तब तक वो लोग भाग चुके थे। अच्छा, पुलिस उस समय नहीं थी क्या? नहीं, पुलिस ट्रैफिक वाले खड़े थे, उनको भी मारा तो हमने बचाया। और इसी बीच बड़ी खबर यह कि मुंबई पुलिस ने राज ठाकरे को नोटिस जारी किया गया। धारा 149 के तहत राज ठाकरे को ये नोटिस जारी किया गया है। राज ठाकरे की औरंगाबाद में हुई रैली को लेकर के राजनीतिक आक्षेप लगातार लगाए जा रहे थे। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने भी कहा कि जो भी कानून का उल्लंघन करेगा, चाहे वो कोई भी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और अब राज ठाकरे को 149 के तहत, आईपीसी धारा 149 के तहत नोटिस जारी कर दिया गया महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे को। लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसा होता क्यों है कि राजस्थान की गहलोत सरकार में उपद्रवी बेलगाम होते हैं। पहले करौली और अब जोधपुर में भी बवाल हुआ। सियासत जारी है तो राजस्थान के नागौर में भी पत्थरबाजी की घटना हुई है। दिखाते हैं आपको वीडियो। जोधपुर में पत्थरबाजी की वारदात के बाद सीएम गहलोत ने लोगों से शांति की अपील की है तो इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। इस बीच सीएम गहलोत ने जोधपुर हिंसा को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की तो उधर हिंसा की घटना के बाद सियासत शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत धरने पर बैठ गए हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर के जालोरी गेट पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जोधपुर में हिंसा पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीकानेर सांसद और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी। मेघवाल जी, जोधपुर में जिस तरह से हिंसा हुआ, किस तरह आप देखते हैं इसको? देखिए, जो जोधपुर की घटना घटी है ये उसी श्रृंखला का परिणाम है जो वर्तमान में जो कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में चल रही है, उसने तुष्टीकरण की नीति को अपना लिया। चाहे आप करौली की घटना देख लें, चाहे अलवर के राजगढ़ की घटना देख लें, चाहे आप कल रात को घटी घटना जो जोधपुर में घटी जालोरी गेट पे, उसको देख लें। उन सब का परिणाम ये निकलता है हमारी दृष्टि में कि सरकार ने तुष्टीकरण की नीति को अपना लिया, इसलिए कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। फिर लगातार वहाँ पर हिंसा क्यों हो रही है? जो आप तुष्टीकरण की बात करें, लेकिन बार बार कहा तो आरोप ये लगता है कि दंगा बीजेपी भड़काती है, लेकिन नहीं, तुष्टीकरण की नीति के कारण ही ऐसे परिणाम आते हैं। जमकर पत्थरबाजी, खूब हो हंगामा। तस्वीरें राजस्थान के नागौर की है जब सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए, एक दूसरे पर जमकर पत्थरबाजी करने लगे। इस घटना में कई लोग जख्मी हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक ऐसे हालात तब बन गए जब एक गुट की लड़कियों पर दूसरे गुट के युवकों ने फफ्तियां कसी। छेड़छाड़ भी करने की बात सामने आई है। इसके बाद कहासुनी हो गई और धीरे धीरे मामला इतना गर्म हो गया कि दो गुट आमने सामने आ गए। करीब 100 से ज्यादा लोग एक दूसरे पर पत्थरबाजी करने लगे। इस पत्थरबाजी में उपद्रवियों ने करीब 1 दर्जन बाइकें तोड़ डाली तो 5 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। 1 घंटे तक चले इस बवाल के बाद मौके पर पुलिस ने मामले को शांत करवाया। तो वहीं इस वक्त की बड़ी खबर यह कि एमएनएस नेता प्रसाद घोरपड़े को हिरासत में ले लिया गया। समर्थकों के साथ पुलिस ने प्रसाद घोरपड़े को हिरासत में लिया। पुलिस ने लाउड स्पीकर भी बरामद किया है प्रसाद घोरपड़े से, जो कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस के नेता हैं। प्रसाद घोरपड़े, जिनको पुलिस ने समर्थकों के साथ न सिर्फ हिरासत में लिया बल्कि प्रसाद घोरपड़े के पास से एक लाउड स्पीकर भी बरामद किया गया है। लाउड स्पीकर को लेकर के देश में अलग अलग गुट बटे हुए हैं और उसी को लेकर के लगातार आक्षेप भी लगते रहे हैं।
लेकिन आज ईद थी। ईद के दिन जब मिठाई बंटनी चाहिए तो पत्थरबाजी होती रही। अगली खबर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग की। जब उपद्रवियों ने सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी की तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार को भी बाबा का बुलडोजर पसंद आ रहा है। पत्थरबाजी की यह तस्वीर कश्मीर के अनंतनाग जिले से सामने आई है, जहां ईद की नमाज के बाद जमकर पत्थरबाजी हुई। बताया जा रहा है कि घाटी की सबसे बड़ी जामिया मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ने के बाद जब लोग बाहर निकले तो उनमें से कुछ उपद्रवी सेना को निशाना बनाकर पत्थरबाजी करने लगे। जो वीडियो सामने आया है उसमें साफ देखा जा सकता है छोटे छोटे बच्चों के अलावा कुछ असामाजिक तत्व भी मैदान से सड़क की तरफ पत्थर फेंकते दिख रहे हैं। ये पत्थर सेना के जवानों को निशाना बनाकर फेंके जा रहे हैं। पत्थरबाजी की घटना को देखते हुए सेना भी एक्शन मोड में आ गए। इसके बाद पत्थरबाजी करने वाले लोग वहां से फरार हो गए। सेना ने तुरंत हालात पर काबू पाकर स्थिति को बिगड़ने से रोक लिया। घर की बालकनी में एमएनएस चीफ राज ठाकरे खड़े हैं। लाउड स्पीकर पर औरंगाबाद में राज ठाकरे पर केस दर्ज होने के बाद उनकी ये पहली तस्वीर है, जबकि उनके घर के बाहर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। सूत्रों से खबर आ रही है कि राज ठाकरे को उनके घर पर नजरबंद किया जा सकता है। दादर में एमएनएस मुख्यालय के बाहर भी पुलिस की तैनाती कर दी गई है। लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा के मुद्दे को हवा देने वाले एमएनएस चीफ राज ठाकरे की मुश्किलें बढ़ सकती है। एक तरफ 2008 के मामले को लेकर उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, वहीं अब औरंगाबाद में हुई रैली को लेकर भी राज ठाकरे और उनके आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर देश के कोने कोने में गरज रहा है। ये तस्वीरें बिहार के हाजीपुर की है, जब सीएम नीतीश कुमार का बुलडोजर चल गया। पहले अवैध निर्माण पर कार्रवाई, अब शराब की भट्टियों पर भी बुलडोजर का कहर। दरअसल माफियाओं ने दियारा इलाके में नदी किनारे झाड़ी में देशी शराब की दर्जनों फैक्ट्री बना रखी थी। गुप्त रूप से मिली खबर के बाद उत्पाद विभाग की टीम मौके पर बुलडोजर लेकर पहुंच गई और 18 से ज्यादा देसी शराब भट्टी को ध्वस्त कर दिया। और इसी बीच अहम खबर है कि लाउड स्पीकर पर राज ठाकरे ने पत्र लिखकर कहा कि 4 मई के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अगर लाउड स्पीकर से अजान हो तो पाठ भी होना चाहिए। जहां भी अजान के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होगा वहां लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा भी बजेगी, ताकि लाउड स्पीकर की समस्या को समझ सके। ये राज ठाकरे ने ऐलान कर दिया। कल यानी 4 तारीख से अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राज ठाकरे के उस आदेश का पालन करेगी जिसका जिक्र राज ठाकरे ने औरंगाबाद में भी किया था। दिल्ली के जहांगीरपुरी में सब ठीक है। ईद के दिन दिल्ली पुलिस की ड्रोन के जरिए इलाके पर नजर थी। उधर गाजियाबाद में हिजाब पर हंगामा हो चुका है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन सुरक्षा बल अभी भी किसी तरह की लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि जहांगीरपुरी पर सुरक्षा बलों की पैनी नजर है। ईद का मौका था, सुरक्षा बल पूरे जहांगीरपुरी में ड्रोन से निगरानी बनाए हुए थे। आसमान में उड़ता ये ड्रोन उसी निगरानी का हिस्सा है। पुलिस जहांगीरपुरी में चप्पे चप्पे पर ड्रोन से ही नजर रख रही थी, ताकि किसी भी अनहोनी पर फौरन रिस्पॉन्स किया जा सके। ड्रोन से हर उस ब्लॉक चौक पर नजर रखी जा रही थी जहां पिछले दिनों हिंसा हुई थी। इसके अलावा सुरक्षा बलों ने जहांगीरपुरी के कुशल चौक पर भी बैरिकेडिंग कर रखी है और आज भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पहले दिन की तरह ही मौजूद है। हिजाब पहनी ये छात्राएं कॉलेज के बाहर प्रदर्शन कर रही हैं। तस्वीरें गाजियाबाद के मोदी नगर की है और मामला है गिन्नी देवी कॉलेज का। ये क्या नारेबाजी कर रही हैं, पहले उसे सुनिए। हिजाब पहनी छात्राएं अपने कॉलेज की प्रिंसिपल के खिलाफ हाय हाय का नारा लगा रही हैं। छात्राओं का आरोप है कि वे कॉलेज में बंट रहे टैबलेट को लेने पहुंची थी, लेकिन हिजाब पहनने की वजह से उन्हें टैबलेट नहीं दिया गया। इस बात से नाराज छात्राएं सड़क पर आ गई और कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ सड़क पर नारेबाजी और हंगामा करने लगी।
गाजियाबाद के मोदी नगर में हिजाब पहनी प्रदर्शनकारी छात्राओं के आरोप लगाने के बाद कॉलेज में काफी हंगामा हुआ। पुलिस भी आ गई और जब पूरे मामले की पड़ताल की गई तो मामला कुछ और ही निकला। प्रिंसिपल वंदना शर्मा के मुताबिक छात्राएं यूनिफॉर्म में नहीं आई थी और टैबलेट उन्हीं को बांटा जा रहा था जो कॉलेज यूनिफॉर्म में थी। जब ये बात उन्हें बताई गई तो हिजाब पहनी छात्राएं हंगामा करने लगी। टैबलेट वितरण हो रहा था जी। हमारे करीब 69 बच्चों को टैबलेट बंटने थे। 55 बच्चे ले जा चुके हैं टैबलेट। उसी में छात्राएं जो है उस समय भी छात्राएं बहुत सारी यूनिफॉर्म में नहीं आई थी, तो हमारे कह रहे थे यूनिफॉर्म में ही बच्चों को लॉक करेंगे, तो उसी पर बच्चों ने रहा उनका। यानी कॉलेज की तरफ से साफ मैसेज था कि जो यूनिफॉर्म में रहेगा उन्हें ही टैबलेट दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि इन छात्राओं को टैबलेट नहीं मिलेगा। अगर ये छात्राएं भी हिजाब की जगह यूनिफॉर्म में आती हैं तो इन्हें भी टैबलेट मिल जाता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूबी है। रूबी, कल क्या हंगामा हो रहा था और किस बात को लेकर विवाद था कॉलेज में? सर बस यही था कि लड़कियां विदाउट ड्रेस आ रही थी और जैसे हम मैं भी विदाउट ड्रेस हैं तो कॉलेज वालों ने कह रखा है कि ड्रेस में आओ और विदाउट ड्रेस मत आओ, तो बस ड्रेस को लेकर थोड़ा हंगामा था। अच्छा जी। तो ये हिजाब को लेकर जो बात हो रही थी, हिजाब पहन के नहीं अंदर जाने दिया जा सर रहा ऐसा कुछ नहीं है हमारे कॉलेज में। अच्छा। लड़कियां मोमडन की बहुत सारी पढ़ती हैं पर हिजाब ओढ़ के आती हैं। यस सर। तो आमतौर पर यूनिफॉर्म में बच्चे आते हैं कॉलेज में, तो यूनिफॉर्म पे हिजाब पहनते हैं वो लोग? जी। कोई मना नहीं करता कभी भी? अभी तक तो रोक टोक कोई नहीं है और आगे का कुछ कह नहीं सकता, अगर आगे कुछ होगा तो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तनु सैनी है और मैं मछली से आती हूँ। तनु, आप इसी कॉलेज में पढ़ते हो? यस सर। तो कल जो टैब बांटे गए, कौन से स्टूडेंट्स को बांटे गए थे? वो बांटे गए थे फाइनल वालों को बांटे जा रहे हैं, टैब भी और फोन भी वो MSc फाइनल वालों को बांटे गए थे। तो जो बच्चे आरोप लगा रहे थे वो हिजाब पहन कर आई हैं इसलिए उनको टैब नहीं मिल रहा है, ऐसा कोई बात? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। एक बड़ी खबर है कि राज ठाकरे के बयान के बाद मुंब्रा पुलिस अलर्ट पर है। मुंब्रा पुलिस रात 12 बजे से नाकाबंदी करेगी। MNS कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए अलर्ट हो चुका है। राज ठाकरे ने लाउडस्पीकर से पाठ करने के लिए कहा कि जहां जहां लाउडस्पीकर से अजान होगी वहां वहां लाउडस्पीकर से हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जाएगा। इसी बात को लेकर के आज रात 12 बजे से मुंब्रा पुलिस अलर्ट पर और जगह जगह पर नाकेबंदी भी की जाएगी। वहीं नोएडा में स्कूटी से हल्की से टक्कर के बाद एक युवक अपना आपा खो बैठा और महिला की जमकर पिटाई की। तो दिखाते हैं आपको कि अभिनेता आमिर खान ने कैसे मनाई ईद। पहले बाइक की स्कूटी से टक्कर, फिर महिला की पिटाई। यह तस्वीर सामने आई है ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी से, जहां बेसमेंट में यह घटना घटी। सीसीटीवी में देख सकते हैं एक तरफ से स्कूटी पर बैठी महिला आ रही तो वहीं दूसरी तरफ से तेज रफ्तार में एक युवक बाइक चलाकर आ रहा है। तभी दोनों की टक्कर हो जाती है और दोनों का बैलेंस बिगड़ जाता है। इस दौरान दोनों के बीच जमकर बहस होती है। स्कूटी वाली महिला बाइक सवार पर टक्कर मारने का आरोप लगाती है तो वहीं युवक महिला पर। इस दौरान बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि नौबत हाथ उठाने तक की आ जाती है। महिला हाथ उठाने की कोशिश करती है लेकिन उसके पहले ही युवक महिला पर दे दनादन थप्पड़ों की बरसात कर देता है और महिला की जमकर पिटाई कर देता है। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो जाती है। युवक महिला की पिटाई करने के बाद किसी को फोन करने की जुगत में लगता है। वहीं महिला किसी को बुलाने चली जाती है। महिला ने इस बाबत दादरी थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। कुर्ते पैजामे में बास्केटबॉल खेलते ये हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, जो बास्केटबॉल कोर्ट में खिलाड़ियों के बीच पहुंच गए। फिर क्या था, उन्होंने भी खिलाड़ियों को अपना हुनर दिखाया। कुर्ते पैजामे में ही वो बास्केटबॉल खेलने लगे और अनुराग ठाकुर ने पहली बार रिंग में जब बॉल को डालने के लिए फेंका तो वो रिंग में जाते जाते रह गया। लेकिन इसके बाद उन्होंने दोबारा बास्केटबॉल को रिंग में डालने के लिए बॉल को हवा में उछाला। इस बार वो बॉल को रिंग में डालने में कामयाब हो गए और इसकी खुशी उनके चेहरे पर भी दिखी। वो ये तक कहते नजर आए कि नॉट बैड, ये सीखा जा सकता है। अनुराग ने वीडियो को अपने ट्वीट पर भी शेयर किया। अनुराग का मामला है कि फिट रहने के लिए कहीं भी कभी भी शुरू कर सकते हैं। आज ईद का पर्व है। इस मौके पर बॉलीवुड स्टार आमिर खान भी अपनी ईद मनाने राजस्थान के झुंझुनू पहुंचे, जहां आमिर खान ने नवलगढ़ में अपनी ईद मनाई। आमिर जब नवलगढ़ में ईद मनाने पहुंचे तो फैंस भी उन्हें देखकर उत्साह से भर गए।
आमिर खान को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हर कोई आमिर से हाथ मिलाने, उनके साथ फोटो खिंचवाने की होड़ में लगा था। आमिर भी इस दौरान सबसे गर्मजोशी से मिलते दिखाई दिए। हालांकि भीड़ को संभालने में उनके सुरक्षा कर्मियों को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। आमिर खान का इस बार लुक भी बदला बदला नजर आया। आमिर खान ने इस बार मूछें रख रखी हैं, जो उनके लुक को कुछ अलग ही अंदाज दे रही हैं। अक्षय तृतीया के मौके पर आज से 4 धाम यात्रा शुरू हो गई और इसके साथ ही गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों के कपाट भी आज खोल दिए गए हैं। फूलों से सजा ये मंदिर गंगोत्री धाम है, जिसे आज विधि विधान और पूजा पाठ के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। यहाँ पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर की गई। 4 धाम यात्रा की शुरुआत के पहले दिन गंगोत्री धाम में भी श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ दिखी। लोगों का यहाँ आना जारी रहा। वहीं पहाड़ों और झरनों के बीच दूर से दिखाई दे रहा ये मंदिर यमुनोत्री धाम है। इसके भी कपाट पूरे विधि विधान के साथ खोल दिए गए। यहाँ भी दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखाई दी। अब केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट खुलने बाकी रह गए हैं। जानकारी के मुताबिक केदार धाम के कपाट 6 मई को खुलेंगे, तो वहीं बद्री धाम मंदिर के कपाट 8 मई को खोले जाएंगे। और अब सीधा रुख करते हैं अब तक की 100 अहम खबरों की तरफ। डेनमार्क की राजधानी में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। डेनमार्क की प्रधानमंत्री भी रही मौजूद। पीएम ने कहा कि भारत की ताकत जब बढ़ती है, पूरे विश्व की ताकत बढ़ती है। पीएम ने कहा कि पीएम फ्रेडरिक्सन के साथ सकारात्मक चर्चा हुई। नॉर्डिक समिट में हुई संभावनाओं को तलाशा जाएगा। मोदी ने कहा कि भारतीय देश के लिए ईमानदारी से काम करते हैं। दुनिया भर के नेता भारतीयों की प्रशंसा करते हैं। पीएम मोदी बोले, हजारों सालों में हमारी वैल्यू विकसित हुई, हमारी भाषाएं अनेक है लेकिन हम एक हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया पर लोग सवाल उठाते थे, भारत कई देशों से ज्यादा डेटा उपयोग करता है। पीएम ने कहा कि स्टार्टअप के मामले में भारत तीसरे नंबर पर है। कहा, भारत दुनिया को भूखमरी से बचा रहा है। डेनमार्क के पीएम ने भारतीय समुदाय से बात की। बोली, भारत के साथ संबंध मजबूत हैं। डेनमार्क के भारतीय समुदाय को शुक्रिया। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में भारतीय प्रवासियों ने ढोल नगाड़े बजाकर पीएम का स्वागत किया। पीएम मोदी की डेनमार्क की पीएम से पीएम आवास पर मुलाकात हुई। दोनों ने बागीचे की सैर की। डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी को दिखाई खास पेंटिंग। पीएम मोदी ने बेटे फ्रेडरिक्सन को भारत दौरे पर गिफ्ट की थी पेंटिंग। नॉर्डिक सम्मेलन में आर्थिक सुधार, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर बातचीत करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी और डेनमार्क की पीएम फ्रेडरिक्सन के बीच बातचीत। दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारत डेनमार्क के बीच कई समझौतों पर सहमति। डेनमार्क की पीएम बोली, भारत के साथ संबंध मजबूत। पीएम मोदी ने कहा कि डेनमार्क के साथ भारत के संबंध मजबूत है। डेनमार्क की 200 कंपनी भारत में काम कर रही है। डेनमार्क में रूस यूक्रेन युद्ध पर पीएम मोदी ने कहा कि यूक्रेन में युद्ध विराम की अपील है। भारत और डेनमार्क के प्रतिनिधिमंडल के बीच द्विपक्षीय वार्ता। पीएम मोदी और डेनमार्क के पीएम के बीच की अध्यक्षता में बैठक हुई। कोपेनहेगन में पीएम मोदी और डेनमार्क की पीएम ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। कांग्रेस नेता खड़से का पीएम मोदी पर निशाना। अपनी कमियां छिपा रही है सरकार। पीएम मोदी 16 मई को नेपाल के दौरे पर जाएंगे। बुद्ध जयंती के मौके पर लुम्बिनी जाएंगे। सीएम योगी उत्तराखंड में अपने पैतृक गांव पंजूर पहुंचे। दूसरी बार सीएम बनने के बाद मां का आशीर्वाद लिया। अपने गांव पहुंचकर भावुक हुए योगी आदित्यनाथ। कहा, 6 गुरुजनों का सम्मान करने का अवसर मिला। उत्तराखंड के यमकेश्वर में यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है। उत्तराखंड के पौड़ी में भी गरजे सीएम योगी। कहा, लाउडस्पीकर को लेकर कोई विवाद नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सड़कों पर धार्मिक आयोजन न करने को बताया अच्छी पहल। कहा, सभी का अभिनंदन। पौड़ी गढ़वाल में यमकेश्वर पहुंचे सीएम योगी। गुरु महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया। यमकेश्वर में सीएम योगी ने पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के साथ पूजा की। राज ठाकरे को सीआरपीसी 149 के तहत मुंबई पुलिस दे सकती है नोटिस। घर में नजरबंद किए जा सकते हैं राज ठाकरे। लाउडस्पीकर पर राज ठाकरे ने पत्र लिखा कि कहा, 4 मई के बाद हनुमान का चालीसा पाठ करें। राज ठाकरे ने लिखा कि जहां भी अजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल हो, वहां लाउडस्पीकर से हनुमान चालीसा भी हो, ताकि लाउडस्पीकर की समस्या को समझ सके। मुंबई पुलिस ने एमएनएस कार्यकर्ताओं और हिंदू संगठनों को नोटिस जारी किया। सीआरपीसी के तहत 1000 से ज्यादा नोटिस जारी किए गए। एमएनएस कार्यकर्ता महेश भानुशाली को पुलिस ने हिरासत में लिया। महेश के ऑफिस से लाउडस्पीकर जब्त किया गया। महाराष्ट्र डीजीपी की राज ठाकरे को 2 टूक। कहा, कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
राज ठाकरे पर दर्ज एफआईआर में बोले संजय राउत, कहा भड़काऊ भाषणों पर एक्शन कोई बड़ी बात नहीं। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के साथ बैठक की, कानून व्यवस्था को लेकर के चर्चा की गई। जोधपुर में विधायक सूर्यकांत व्यास के घर पर हमले का वीडियो सामने आया, उपद्रवियों के हाथ में तलवार दिखी। जोधपुर में हिंसा का नया वीडियो सामने आया, उपद्रवियों ने बाइक में आग लगाई। जोधपुर में फिर तनाव हुआ, ईदगाह में नमाज के बाद आज फिर पथराव हुआ। जोधपुर में पुलिस ने पत्थरबाजों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठीचार्ज किया। जोधपुर में कल आधी रात 2 समुदायों में झड़प हुई, जालौरी गेट सर्कल पर झंडे उतारने को लेकर विवाद हुआ। जोधपुर हिंसा में 50 से ज्यादा गाड़ियों को पहुंचा नुकसान, 5 पुलिसकर्मी समेत 10 से ज्यादा लोग घायल हुए। जोधपुर में हिंसा के बाद सुरक्षा सख्त हुई, 10 इलाकों में कल तक लगाया गया कर्फ्यू। जोधपुर हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन, कई आरोपियों को हिरासत में लिया गया। जोधपुर हिंसा की जांच होगी, पुलिस कमिश्नर ने दी जानकारी। जोधपुर हिंसा को लेकर टाइम्स ऑफ नवभारत ने से चश्मदीद ने कहा कि सुबह से ही दुकानों गाड़ियों पर पथराव शुरू हो गया था। जोधपुर में हिंसा की जगह का जायजा लेने पहुंचा कांग्रेस डेलीगेशन। जोधपुर हिंसा पर गजेंद्र सिंह शेखावत का बड़ा बयान, कहा कानून तोड़ने वालों को गहलोत सरकार का संरक्षण है। जोधपुर हिंसा पर गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान, घटना के बाद पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जोधपुर में ऐसे तांडव की परंपरा कभी नहीं रही। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर के जालौरी गेट के पास धरने पर बैठे। तय कार्यक्रम छोड़कर सीएम अशोक गहलोत ने बुलाई आपात बैठक। जोधपुर हिंसा पर बोले सीएम गहलोत, 2 गुटों में झड़प से तनाव पैदा होना दुर्भाग्यपूर्ण है। जोधपुर हिंसा के बाद सीएम अशोक गहलोत की अपील, लोगों से शांति बनाए रखने के लिए कहा। जोधपुर हिंसा पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस सरकार को अस्थिर करना चाहती है। गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव जोधपुर जाएंगे, एडीजी और एसीएस होम भी जोधपुर जाएंगे। जोधपुर हिंसा पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल का बयान, बोले सीएम के गृह क्षेत्र में हिंसा हुई है। जोधपुर हिंसा पर मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, कुछ लोग अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जोधपुर हिंसा पर गिरिराज सिंह का ट्वीट लिखा, राज ठाकरे, राजस्थान सरकार ही पथराव करा रही है। जोधपुर मामले पर राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा कि घटना निंदनीय है। राजेंद्र राठौर ने कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया, कहा कांग्रेस ने राजस्थान को सांप्रदायिक तनाव की आग में झोंक दिया। जोधपुर हिंसा पर श्रद्धा पूनावाला ने कहा कि हिंसा संयोग नहीं, सोचा समझा प्रयोग है। ईद के दिन कोलकाता में ममता बनर्जी का बयान, आज देश में फूट डालो और राज करो का अलगाव की राजनीति है। लखनऊ में अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, कहा अंग्रेज चले गए लेकिन बीजेपी ने अपनाई उनकी नीति। राजस्थान के नागौर में एक ही समुदाय के 2 गुटों के बीच विवाद, पथराव के बाद पुलिस ने संभाले हालात। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भी पथराव, ईद की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर फेंके गए पत्थर। संभल में पुरानी रंजिश में 2 गुटों में फायरिंग हुई, 4 लोग घायल हुए। राजस्थान के करौली में सुरक्षा बढ़ाई गई, जोधपुर में हिंसा के बाद सुरक्षा बढ़ी। बीएचयू इफ्तार विवाद में नया मोड़, छात्रों ने कहा कि परशुराम जयंती, अक्षय तृतीया कार्यक्रम में भी शामिल हों वीसी। राहुल गांधी के विदेश में पार्टी करने का वीडियो शेयर कर बीजेपी ने बोला हमला। राज्यवर्धन राठौर का कांग्रेस पर निशाना, कहा राहुल प्रियंका पार्ट टाइम राजनीति करते हैं। राहुल के पार्टी वाले वीडियो पर बोले केसी त्यागी, कहा व्यक्ति की प्राइवेट लाइफ में ताक झांक नहीं करनी चाहिए। राहुल गांधी के क्लब वाले वीडियो पर रणदीप सुरजेवाला की सफाई, राहुल गांधी शादी समारोह में गए थे। गृहमंत्री अमित शाह और कर्नाटक के सीएम के बीच बैठक, येदियुरप्पा, जगदीश शेट्टार समेत कई नेता मौजूद रहे। बेंगलुरु में अमित शाह खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के समापन समारोह में शामिल हुए। अनुराग ठाकुर ने बताया कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में इस बार 3800 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। कर्नाटक में जनता दल के नेता बसवराज होराती बीजेपी में शामिल हुए। अमित शाह ने बेंगलुरु में नृपतुंगा विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। कल से बंगाल के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह, कोलकाता में पार्टी नेताओं से मुलाकात करेंगे। वायनाड दौरे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी वरधूर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वाराणसी से चुनाव लड़ने पर स्मृति ईरानी का बयान, कहा मैं राहुल गांधी नहीं जो अमेठी से भाग जाऊं। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने संसद मार्ग मस्जिद में नमाज अदा की, लोगों को मुबारकबाद दी। पटना में नमाजों के बीच गांधी मैदान पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, लोगों को ईद की बधाई दी। यूपी के एडीजी ने कहा बयान, राज्य में ईद का त्योहार सकुशल संपन्न हुआ, कहीं भी अप्रिय घटना नहीं हुई। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में प्रशासन की अपील के बाद भी लोगों ने रोड पर पढ़ी नमाज। मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन के बाहर लोगों ने नमाज अदा की, लोगों की भारी भीड़ देखी गई। उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश के आसार, मौसम विभाग ने चमोली, उत्तरकाशी समेत कई इलाकों में जारी किया अलर्ट। पटना में युवक ने पुल में नदी में कूदकर आत्महत्या की कोशिश की। चंडीगढ़ में मामूली बहस में कार सवार युवकों ने शख्स को मारी टक्कर। आगरा में परमहंस आचार्य को हिरासत में लिया गया।
मुंबई के जेजे अस्पताल में भर्ती हुए, ऑब्जर्वेशन के लिए आईसीयू में रखा गया। पठानकोट पुलिस ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान को खुफिया जानकारी भेजने वाले युवक को गिरफ्तार किया। सुकेश से जुड़े रंगदारी मामले में तिहाड़ जेल का एक और कर्मचारी गिरफ्तार हुआ। बिहार के हाजीपुर में अवैध भट्टियों पर चला बुलडोजर। पंजाब के आबोहर में बीएसएफ जवानों ने हेरोइन से भरी प्लास्टिक की बोतलें बरामद की। तमिलनाडु करेगा श्रीलंका की मदद, दवाइयां और जरूरत का सामान भेजेगा। यूक्रेन की संसद को राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया संबोधित, सांसदों ने जेलेंस्की को दिया स्टैंडिंग ओवेशन। रूस ने यूक्रेन में पहली बार सुखोई 24 बॉम्बर विमानों से हमला किया। यौन उत्पीड़न मामले में एक्टर विजय बाबू ने पुलिस के सामने पेश होने के लिए मांगा समय। ईद के खास मौके पर फैंस को शाहरुख खान ने बधाई दी और सलमान खान ने अपने फैंस को दिया ईद का तोहफा। घर की बालकनी पर आकर लोगों का जताया आभार। जर्मनी से लेकर डेनमार्क तक मोदी मोदी है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में भारतीयों को पीएम मोदी ने संबोधित किया। इस मौके पर डेनमार्क के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने कहा कि मेड इन इंडिया वैक्सीन ना होता तो क्या होता। मोदी ने कहा कि भारत की ताकत बढ़ती है तो दुनिया की ताकत बढ़ती है। हम अपनी ही नहीं बल्कि दुनिया की भलाई चाहते हैं। और क्या क्या कहा पीएम मोदी ने, सुनाते हैं आपको। भाषा अनेक, भाव एक। भाषा कोई भी हो, लेकिन हम सभी के संस्कार भारतीय ही है। हमारी खाने की थाली बदल जाती है, टेस्ट बदल जाता है, लेकिन स्नेह से बार बार आग्रह करने का भारतीय तरीका कभी नहीं बदलता। भारतीयता सबका साथ, सबका और सबका। अब देखिए घर घर बात पहुंच चुकी है और डेनमार्क में भी गूंज रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और इसी से समृद्धि होती है। और साथियों, वसुधैव कुटुंबकम यानी वन वर्ल्ड, वैक्सीनेशन को हर परिवार तक नहीं पहुंचा पाते तो उसका दुनिया पर क्या असर होता। अगर भारत मेड इन इंडिया सस्ती और प्रभावी वैक्सीन पर काम न करता, बड़े स्केल पर प्रोडक्शन न करता, तो दुनिया के अनेक देशों की स्थिति क्या होती। तो डेनमार्क की पीएम के साथ पीएम मोदी की जबरदस्त केमिस्ट्री दिखी। भारतीयों के बीच डेनमार्क की पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन ने भी मौजूद थी। उन्होंने पीएम मोदी और भारतीयों की खूब तारीफ। I am also very happy that we are with all of you this afternoon, because I think together today we show how strong ties we have, ties of friendship, of families, and all this is not least because of all of you. Thank you. Thank you to all Indians living in Denmark and working in Denmark, making a real positive contribution to the Danish society. Thank you, all of you. अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं जो आज दिन भर सुर्खियों में रही। पहली तस्वीर जहां डेनमार्क में पीएम मोदी ने ढोल बजाया और दूसरी तस्वीर जहां पारंपरिक संगीत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। विदेशी दौरे पर कई दफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस सहज और हरफन वाला अंदाज के लिए चर्चा में रहते हैं। जब वहां पर संगीत की प्रस्तुति दी जा रही थी, लोक नृत्य, लोक संगीत के आधार पर, तो पीएम मोदी खुद उसका हिस्सा बने और ढोल बजाकर उसका अपनी हिस्सेदारी को निभाया। तो दूसरी तरफ जहां संगीत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया, साथ में डेनमार्क की प्रधानमंत्री भी।
और अब बात पीएम मोदी के यूरोप दौरे की। प्रधानमंत्री मोदी आज जर्मनी से डेनमार्क पहुंच चुके हैं। वहां भी मोदी मोदी के नारे स्वागत में सुनाई पड़े। यूरोप दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी जर्मनी से सीधे डेनमार्क पहुंचे। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का एयरपोर्ट पर ग्रैंड वेलकम हुआ। ढोल नगाड़ों से प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत हुआ। डेनमार्क की पीएम ने मोदी का वेलकम करने के बाद उनसे अलग से काफी देर तक दुनिया के हालातों पर चर्चा की। वहीं बर्लिन से निकलने से पहले पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय से मुलाकात की। उन्होंने लोगों को ऑटोग्राफ दिए, हाथ जोड़कर आभार व्यक्त किया। जाते जाते लोगों ने उन्हें वी लव यू सर कहा। मोदी डेनमार्क के बाद फ्रांस जाएंगे। उम्मीद है कि यूरोप के इस देश से भी दुनिया को मोदी मोदी की गूंज सुनाई देगी। लेकिन यहाँ पर सवाल कुछ और है। सवाल ये है कि इसी बीच पाकिस्तान में मोदी मोदी क्यों होने लगा? पाकिस्तान में अचानक पीएम मोदी का गुणगान क्यों होने लगा? इसका जवाब दिलचस्प है और इस जवाब के बहाने पाकिस्तान में पूर्व पीएम इमरान खान यहाँ के लोगों के निशाने पर भी आ चुके हैं। सबसे पहले आप ये ट्वीट देखिए। पाकिस्तान की जानी मानी पत्रकार नायला इनायत ने ये ट्वीट किया और लिखा कि इमरान खान की तरह मोदी क्यों नहीं मेरा तोहफा मेरी मर्जी कह रहे हैं। भारतीय पीएम बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने सरकारी तोहफों की नीलामी करके उससे मिलने वाले पैसों को बच्चियों की शिक्षा के लिए दे दिया। पाकिस्तान की पत्रकार नायला इनायत ने इसके साथ ही पीएम मोदी का साल 2018 का एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में पीएम मोदी कहते सुनाई दे रहे हैं कि वो जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो कई सार्वजनिक समारोहों में उन्हें कीमती तोहफे मिला करते थे। वो ये सारी चीजें सरकार की ट्रेजरी में डाल देते थे। बाद में उसकी नीलामी करवाने लगे और उससे मिलने वाला पैसा लड़कियों की शिक्षा के लिए दान करने लगे। मैंने गुजरात छोड़ा था तो ये जो मुझे मिलती थी चीजें मैं उसका लगातार ऑक्शन करता था पब्लिक में, और ऑक्शन करके उससे जो पैसा आता था वो मैं गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए सरकार में डोनेट कर देता। असल में प्रधानमंत्री मोदी का ये वीडियो वर्ष 2018 का लंदन का है, जब वो वेस्टमिंस्टर सेंट्रल हॉल में एक कार्यक्रम में गीतकार प्रसून जोशी के साथ सवाल जवाब के सत्र में बोल रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का ये वीडियो अब पाकिस्तान में जमकर वायरल किया जा रहा है और नायला इनायत ही नहीं बल्कि कई पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता इसी बहाने इमरान खान पर तंज कस रहे हैं। पाकिस्तान के एक और पत्रकार नसरुल्लाह मलिक का ये ट्वीट देखिए, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के इसी वीडियो को शेयर करके इमरान खान को नसीहत दी। इमरान खान, मोदी ट्रेजरी से 1 रुपया नहीं लेती। मोदी का ये वीडियो आपका सिर शर्म से झुका देगा। पाकिस्तान के सिंध प्रांत से आने वाली एक पत्रकार ने ट्विटर पर मोदी का ये वीडियो शेयर करते हुए इमरान को आईना दिखाया। इसी तरह से पेशावर हाईकोर्ट में वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ता तारिक अफगान ने भी मोदी का ये वीडियो ट्विटर पर शेयर करके इमरान खान को कोसा। इसी तरह से पाकिस्तान के कॉलमिस्ट कमर चीमा ने मोदी का यही वीडियो ट्विटर पर शेयर करते हुए इमरान खान की खिंचाई की। लिखा कि मोदी ने सब कुछ ट्रेजरी घर में छोड़ दिया और महान इमरान खान सब कुछ अपने साथ ले गए। असल में यही है पाकिस्तान में मोदी मोदी होने के पीछे की असल कहानी। इमरान खान पर यह आरोप लगातार लग रहे हैं कि कुर्सी छीनने के पहले से ही इमरान खान देश विदेश से मिले तोहफे चुपके चुपके अपने लोगों को बांटने और बेचने में लगे थे। इमरान खान पर 15 करोड़ की सरकारी कार चुरा लेने का आरोप लगा। इमरान खान पर आरोप है कि उन्होंने पीएम रहते गिफ्ट में मिले करोड़ों के नेकलेस बेच दिए। इमरान की पत्नी बुशरा बीबी और उनकी दोस्त फराह पर अरबों रुपयों के भ्रष्टाचार के आरोप विरोधी लगा रहे हैं, जिसकी जांच नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने शुरू कर दी है। और इन सब आरोपों पर शर्मिंदगी महसूस करने की बजाय इमरान ने हाल ही में कहा था कि मेरा तोहफा मेरी मर्जी, उसे बेचूं या दूसरों को दे दूं, किसी को क्यों तकलीफ। इमरान के इसी बयान पर पाकिस्तान में उनकी
जमकर आलोचना हो रही है। पीएम मोदी का एक वीडियो शेयर करके उन्हें मोदी से सीख लेने की नसीहत दी जा रही है। इसे आप ऐसे भी देख सकते हैं कि इसी बहाने पाकिस्तान में मोदी मोदी हो रहा है और पाकिस्तान का प्रबुद्ध वर्ग मोदी से सीख लेने की नसीहत देते हुए अपने ही पूर्व पीएम इमरान खान पर व्यंग कस रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। डेनमार्क में पीएम मोदी ने भारतीयों को संबोधित किया। इसके बाद टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता दानिश खान ने लोगों से वहां बात की। हो चुका है और जैसा कि आप देख सकते हैं भारतीय समुदाय के लोग जो अंदर स्पीच सुन रहे थे वो सब बाहर आ रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कुछ लोगों से बात करने की। अपना नाम बताएं और बताइए कि आज के स्पीच में आपको सबसे कौन सी चीज़ भाई? यस सर, मेरा नाम महेश है, मैं धुले महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करता हूं और गए 2 साल से मैं डेनमार्क में हूं। और आज का जो स्पीच था वो टोटली मोदी जी ने जो कार्बन न्यूट्रलिटी और ग्रीन एनर्जी के ऊपर बात किया, उससे हिंदुस्तान को बहुत बहुत फायदा होने वाला है। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग सिर्फ प्रेम का भाव देना चाहते हैं 2 शब्दों में, सॉरी 2 पंक्तियों में। देश से है प्यार कर तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ही रहना चाहिए। भारत माता की जय, भारत माता की धन्यवाद। तो आप जैसा देख सकते हैं लोगों में काफी उत्साह है और खुशी है इस बात को लेकर कि डेनमार्क जो एक छोटा सा देश है वहां पर भारतीय प्रधानमंत्री ने आए और भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत की। इस चीज को लेकर भी यहाँ पर बहुत खुशी है, बहुत उत्साह है और लोगों ने जो है कई पोस्टर्स भी बनाए हैं, लेके आए हैं, मैसेजेस लेके आए हैं। ये क्या है? मोदी साइन किया आपको? सो दिस इज अ पोस्टर। ये बच्ची बता रही है कि नरेंद्र मोदी ने साइन किया है इसके ऊपर, जो ये बच्ची ने बनाया था उनके लिए। तो एक जो है काफी मेमोरेबल मोमेंट है लोगों के लिए जो यहाँ पर जमा हुए हैं डेनमार्क। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचकर अपनी मां सावित्री देवी से मुलाकात करने पहुंचे। पैर छूकर सीएम योगी ने मां से आशीर्वाद लिया। मां से मिलने से पहले सीएम योगी ने भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके बाद उन्होंने अपनी मां से मुलाकात की। वहीं 3 दिन की यात्रा पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड में हैं। योगी आदित्यनाथ करीब 5 साल बाद अपने पैतृक गांव पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ से सीधे उत्तराखंड के यमकेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने गुरुओं का सम्मान किया। अक्षय तृतीया के दिन योगी आदित्यनाथ ने अपने गुरुजनों को गुरु दक्षिणा दी। देखिए 5 साल का वक्त बहुत लंबा होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 साल बाद अपने पैतृक जिले यमकेश्वर आए। योगी आदित्यनाथ का स्वागत पारंपरिक उत्तराखंडी संगीत से किया गया। लगातार ढोल से उत्तराखंड का पारंपरिक संगीत बजाया जा रहा था। 3 दिनों के उत्तराखंड दौरे पर आए सीएम योगी ने सबसे पहले अपने गुरु महंत वैद्यनाथ को गुरु दक्षिणा दी। सबसे पहले योगी यमकेश्वर के विद्याणी में महायोगी गुरु गोरक्षनाथ राजकीय महाविद्यालय पहुंचे। इस कॉलेज में महंत अवैधनाथ की एक भव्य मूर्ति लगाई गई थी, जिसका योगी आदित्यनाथ ने अनावरण किया। महंत अवैधनाथ जी महाराज का जन्म इसी भूमि पर हुआ था। यही विकास खंड है और इसी विकास खंड में ग्राम कांडी में ही उनका जन्म हुआ था। जब योगी मूर्ति का अनावरण कर रहे थे, तब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने योगी आदित्यनाथ के समर्थन में नारे भी लगाए। योगी
योगी आदित्यनाथ ने मूर्ति पर माला चढ़ाई और अपने गुरु का आशीर्वाद लिया। उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत उत्तराखंड बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। मूर्ति के अनावरण से पहले योगी आदित्यनाथ ने यमकेश्वर के शिव मंदिर में पूजा की। पूजा करने के बाद योगी मंदिर से बाहर निकले तो आसपास के काफी लोग उनसे मिलने के लिए आ गए। एक बच्ची ने योगी आदित्यनाथ के साथ सेल्फी लेने की इच्छा जताई तो योगी ने उनकी इच्छा पूरी कर दी। मंदिर के आसपास के लोग योगी आदित्यनाथ को अपने बीच पाकर बेहद खुश नजर आए। कॉलेज के मूर्ति अनावरण के बाद योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम को भी संबोधित किया। इस कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने उन गुरुओं को सम्मानित किया जिन्होंने बचपन में उन्हें शिक्षा दी थी। वैभव में अपना भी योगदान दिया है और आप सभी अपने शिष्य के हाथों सम्मान पाकर शिक्षकों के चेहरे पर खुशी थी। मुझे आज इस बात का दुख है कि बहुत सारे ऐसे हमारे उस समय के गुरुजन जो आज नहीं हैं, लेकिन 6 हमारे गुरुजनों को श्री राजेंद्र सिंह रावत जी, श्री रघुवीर सिंह नेगी जी, श्री राजेंद्र सिंह भंडारी जी, श्री महिमानंद बमरा जी, सत्य प्रकाश बड़थवाल जी, श्री हरिप्रसाद पुनियाल जी, इन 6 गुरुजनों को यहाँ पर आज मंच पर मुझे सम्मान करने का अवसर प्राप्त हुआ। ऐसे ही एक शिक्षक से टाइम्स नाउ नवभारत ने बात की तो शिक्षक ने योगी के बारे में बहुत ही रोचक बातें बताई। आपने उन्हें पढ़ाया है प्रारंभिक जीवन काल में, किस तरीके की आपकी फीलिंग है और क्या राजनीति में जाने के बाद भी वो आप लोगों के संपर्क में रहे, बातचीत होती थी? हम बातें होती थी, हमेशा फोन हमेशा मुझसे बात करते हो। आप तो खैर बहुत इस समय तक भी बात करते हो। पर सांसद थे हम, जब मैं फोन करता हूँ उनके सेक्रेटरी को लखनऊ, एकदम से मेरे से गुरु जी का फोन है, ठीक है, हाँ 2 फोन। सबसे पहले कहते हैं आप कैसे हो, ठीक हूँ, सब आपकी कृपा है। 2-3 मिनट से बात हो जाती है, मुझे बड़ी खुशी होती है। योगी आदित्यनाथ ने यमकेश्वर के जिस कॉलेज में मूर्ति का अनावरण किया, एक समय उस कॉलेज में संचालन की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ के पिताजी संभालते थे। योगी आदित्यनाथ को अपने बीच पाकर कॉलेज के प्रोफेसर, स्थानीय गांव वाले बेहद खुश थे। रविकांत राय के साथ हर्षा चंदवानी, यमकेश्वर, उत्तराखंड, टाइम्स नाउ नवभारत। राहुल गांधी, नाइट क्लब और हंगामा, इन तीनों का रिश्ता टूट है। राजनीतिक रूप से डूबती पार्टी को अधर में छोड़कर जब जब राहुल गांधी विदेश गए तब तब विवादों से उनका नाता जुड़ा है। इस बार जिस वक्त कांग्रेस शासित राजस्थान में सांप्रदायिक हिंसा चल रही थी, राहुल गांधी निजी यात्रा पर नेपाल में क्लबिंग कर रहे थे। वीडियो सामने आया और उसके बाद फिर हंगामा होना शुरू हुआ। 22 सेकंड का ये वीडियो देखिए। इस वीडियो को बीजेपी ने ट्वीट किया है। टाइम्स नाउ नवभारत वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बीजेपी का दावा है कि ये कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का वीडियो है, जिसे नेपाल के एक पब में शूट किया गया है। राहुल गांधी इन दिनों अपनी एक निजी यात्रा के तहत नेपाल में ही है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने वीडियो ट्वीट कर राहुल गांधी पर तंज कसा। उन्होंने लिखा कि जब मुंबई पर हमला हुआ था तब भी राहुल एक नाइट क्लब में थे। जब उनकी पार्टी में घमासान छिड़ा है तब भी वो वही हैं। उनमें निरंतरता है। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस द्वारा अपने अध्यक्ष पद को आउटसोर्स करने से इनकार करने के तुरंत बाद उनके प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी की नौकरी शुरू हो गई है। बीजेपी ने जो वीडियो ट्वीट किया है उसमें राहुल गांधी साफ साफ नजर आ रहे हैं। लाउड म्यूजिक बज रहा है। राहुल गांधी अपने मोबाइल फोन पर व्यस्त हैं। राहुल गांधी बगल में खड़ी लड़की से कुछ बात करते हैं। संभवतः वो लड़की राहुल गांधी के साथ ही है और बीजेपी को तो बस मौका चाहिए था।
देखिए, राहुल का काम ही वही है जो वो दिखाई दे रहा है वीडियो में करता हुआ। वो तो गलत, उसके ख़ानदान ने, उसकी जो है मम्मी जी ने उनको गलत जो है ज़बरदस्ती, ऐसा लगता है कि राजनीति में जो है धकेल दिया है। उनको वो ना तो वो उनका काम है, ना उनको वो शोभा देता है। तो वो उनका काम है पार्टी करना, लड़कियों के साथ घूमना, शराब पीना। वो ये काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे तो वो देख के लगता है केवल एक ही बात अपना ध्यान में आई कि बैक टू वर्क, तो काम ही उनका वो है। बीजेपी कांग्रेस और राहुल गांधी पर तंज कस रही है और ऐसे में कांग्रेस का राहुल गांधी के बचाव में उतरना तो लाजमी है। कांग्रेस पूछती है कि निजी समारोह में शामिल होना अपराध है क्या? मैंने आज सुबह चेक किया, तब तक इस देश का कानून ये था कि आप अपने सगे संबंधियों, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों की शादी में स्वतंत्रता से जा सकते। श्री राहुल गांधी जी एक निजी शादी समारोह में मित्र देश नेपाल में भाग लेने गए। आज तक तो इस देश में परिवार के साथ, दोस्तों के साथ उठना बैठना और शादी समारोह में भाग लेना कल से अपराध हो जाए। तो आप और आपकी एजेंसी जरूर ट्वीट करके बता दीजिएगा, ताकि फिर हम अपना स्टेटस उस प्रकार से बदल लें। कांग्रेस के सवाल का जवाब केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने दिया। ट्वीट किया कि लगातार पार्टी, छुट्टियां, प्लेजर ट्रिप, प्राइवेट फॉरेन विजिट आदि अब देश के लिए कोई नई बात नहीं है, एक निजी नागरिक के रूप में कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन जब एक सांसद, एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल का स्थायी मालिक जो दूसरों को उपदेश देता रहता है, वो ऐसा करे तो बात बड़ी है। बात और आगे बढ़ी। कांग्रेस ने बात को राहुल गांधी से आगे बढ़ाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचा दिया। राहुल गांधी जी मोदी जी की तरह बिन बुलाए पाकिस्तान जाकर नवाज शरीफ का केक काटने नहीं गए, और वहां से जब प्रधानमंत्री गए थे तो पठानकोट में क्या हुआ था आप सबको मालूम है।